जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 22 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेंस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट पुरस्कार को जीता। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यह 2020 का करंट अफेयर था, आपको याद नहीं करना है। लेकिन यहां से जो तीन नाम है हमारे, ये तीन नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो संजीत, अमित पंघाल और सुमित सागवान, ये तीनों किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल का नाम काफी आता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यह किस खेल के खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के भी प्रख्यात विद्वान थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रहीम खान खाना अरबी, फारसी और तुर्की लैंग्वेज के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषा के भी प्रख्यात विद्वान थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और यह किसके पुत्र थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है यह बेरम खां के पुत्र थे। और बेरम खां जो है यह अकबर का संरक्षक था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? जो अब अकबर गद्दी पर बैठा 13 साल की उम्र में, तो उस समय उनका संरक्षक कौन था? तो आंसर है बेरम खां। बेरम खां का ही पुत्र है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था और उनमें यह सभी विशेषताएं थी। अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है वह कहां स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पूछा है, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरई को वर्ष 2021 का 55वां, कौन से नंबर का? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए वर्ष 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलमणि फूकन को दिया गया। किसे दिया गया? नीलमणि फूकन को दिया गया। ये आपको याद रखना है। ये 2019 का, ये 2020 का। और 2021 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। किसी को पता है क्या? जिसे पता हो वो हमें बता सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दामोदर मौजो। किसे दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्ष 2019 में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। और उसके बाद इसके बाद देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया 2020 में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दामोदर मौजो को दिया गया। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है सेवेलियर ऑफ दी ऑर्डर एट्स एन, ये देखिए 2020 का ये वैसे करंट अफेयर है, ये आपको याद नहीं करना है, इसे आप लोगों को छोड़ देना है, इसे हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है इन्होंने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? तो आंसर होगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र चलाया, जो कि किस भाषा में था? मराठी भाषा में। किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रतिपादन किया था। अब अगर बाल गंगाधर तिलक जी की बात कर ली जाए तो इन्होंने गीता रहस्य नामक एक बुक लिखी है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है
कि गीता रहस्य नामक जो बुक है वह किसने लिखी थी। तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि गीता रहस्य जो बुक है दोस्तों वह किसने लिखी। तो आपका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य बुक लिखी थी। और इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो है महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी उत्सव, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव की शुरुआत जो है, गणेश महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किस राज्य में की थी। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में की थी। ठीक है, गीता रहस्य बुक के राइटर बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का प्रतिपादन किया बाल गंगाधर तिलक। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में किसने की, बाल गंगाधर जी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में, तो ये जीके का क्वेश्चन है ना, वर्ष 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारतीय स्पिनर थे, तो अभी यह वर्तमान में नहीं खेलते हैं, भारतीय स्पिनर गेंदबाज थे ये। ठीक है, तो यह काफी प्रसिद्ध गेंदबाज थे। इन्होंने वर्ष 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए इन्हें जब यहां पर चोट आई जबड़े में, तो इन्होंने पूरी पट्टी बांधकर लगातार कितने ओवरों तक, मतलब 14 ओवरों तक बॉलिंग की थी। और एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष हुई थी। आंसर होगा वर्ष 1435 में ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना जो है वह 1435 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की। आपसे यह पूछा गया है 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। आपका आंसर है इटली ने। किसने की दोस्तों, इटली ने की। अब अगर 2022 की बात कर लें, क्योंकि 2021 का तो अब हमसे पूछेगा नहीं, आने वाले समय का पूछेगा। 2022 में 17वां जो सम्मेलन होने वाला है इसकी जो मेजबानी है वो इंडोनेशिया करेगा। और 2023 में 18वां सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है 2023 का, क्योंकि 2022 का तो कंप्लीट हो चुका है, G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुका है। अभी 2023 का पूछा जाएगा, तो 2023 में इसका 18वां सम्मेलन होगा जिसकी मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, भूमि जो है यह मानव पूंजी नहीं है। मानव पूंजी का मतलब क्या है, मतलब मानव ने पृथ्वी पर डाउनलोड होने के बाद, मतलब अपने जन्म के बाद जो जो गुण यहां पर सीखे हैं वो मानव पूंजी होती है। जैसे कि मानव के जो कौशल और विकास होता है, जैसे मानव ने पूरे जीवन में कौन सा कौशल सीखा, उसकी बुद्धिमत्ता, दिमाग, या तो शिक्षा, प्रशिक्षण का मतलब उसने क्या सीखा, शिक्षा मतलब उसने पूरी शिक्षा क्या दी, स्वास्थ्य देखभाल, उसके शरीर का जो स्वास्थ्य होता है वह है असली मानव पूंजी। अपने जीवन में सीखे गए सामाजिक गुण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रशिक्षण मतलब आपने कुछ चीजें सीखी हैं, और साथ ही साथ शिक्षा और आपके द्वारा लिया गया जीवन भर में जो कौशल है वो असली मानव पूंजी होती है। जो दो धन संपत्ति हम अर्जित करते हैं ये मानव पूंजी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे आराम शौक के लिए होती हैं। बाकी असली मानव पूंजी कौन है, हमारा मानव शरीर और हमने अपने जीवन में क्या क्या सीखा है वो मानव पूंजियां होती हैं। तो राइट आंसर पूछा गया कि मानव पूंजी नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, भूमि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहां पर बोला है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक, क्या बोला है, संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया। आंसर होगा मुदुमलाई तमिलनाडु रिजर्व को। तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, या किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इसे जो है वर्ष 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा दिया गया है। अब ये जो संरक्षण सुनिश्चित कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये जो है बच्चों, यह है जो दोस्तों, ये क्या चीज है,
तो यह जो है ना, यह एक प्रकार की संस्था है जो कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करती है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है 2022 तक भारत के जंगलों में या जो संरक्षित क्षेत्र है उनमें बाघों की संख्या को दुगना करना और उनकी सुरक्षा को और बढ़ाना, ठीक है, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, छोलिया। छोलिया जो है एक प्रकार का तलवार नृत्य है, मतलब हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं। यह छोलिया एक प्रकार का तलवार नृत्य है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है और कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया गया है, हड़प्पा स्थल पर, हड़प्पा के जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके किस स्थल पर हल रेखाओं के निशान मिले। हल रेखाओं का मतलब क्या, हल जो खेतों में चलता है ना, उस हल की बात चल रही है कि हल चला हुआ मिला है। तो आपको ऐसे निशान कहां खोजे गए हैं, राइट आंसर होगा कालीबंगा में। कालीबंगा में कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है जहां पर हलों के निशान खोजे गए, मतलब वहां पर खेती के निशान खोजे गए हैं, वहां पर हल चले हुए खेत पाए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात कर ली जाए कि जो कालीबंगा है ये कहां स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि यह राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्या कभी कभी नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और यह जो एक कालीबंगा जो है एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके निचला शहर भी किले के द्वारा घेराबंदी किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहां पर सेफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहां आयोजित हुई थी। तो ये नेपाल में हुई थी। यह अब आपके काम की नहीं है क्योंकि 2019 का करंट अफेयर था। और इस प्रतियोगिता में, इस सेफ प्रतियोगिता में भारत ने अभी तक 4 बार बांग्लादेश को और 4 बार नेपाल को और 1 बार बांग्लादेश को हराकर कुल 5 बार यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। अब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की, मोतीलाल नेहरू जी ने की। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पर स्पेशली जो वर्ड पूछा गया वो मसौदा समिति कब तैयार की गई थी ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है वर्ष 1928 में। भारतीय संविधान को तैयार करने वाली मसौदा समिति का जो गठन वो कब किया गया, वर्ष 1928 में। और इस मसौदा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, यदि आपसे पूछा जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह बनाया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। किसे, भीमराव अंबेडकर जी को मसौदा समिति, भारतीय संविधान को तैयार करने वाली मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है इंदौर के निकट महू में हुआ था। वर्तमान में महू शहर का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो यह सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। और जो भारतीय संविधान है ना, यह विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 आर्टिकल, मतलब कि अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्रित करके नियुक्त किया जा सकता है।
मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 155। आप देखिए यहां पर जितने भी अनुच्छेद है ये सारे काम के हैं। क्या काम के हैं तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 153। तो इसमें वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में वर्णित किया गया तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश की इससे पूर्व अभी तो छगन भाई पटेल है, इससे पहले आनंदीबेन पटेल जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर है, उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और ऐसे और भी गवर्नर हैं जिनसे 2 राज्य या उससे भी अधिक किसी यूनियन ट्रीटी का भी क्या कर दिया जाता है, उन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 153 के अनुसार। अब अनुच्छेद 154 की बात कर ली जाए। 153 में तो क्या कर दिया कि यहां पर गवर्नर नियुक्त करना है। 154 में क्या होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या हो गया कि ये जो राज्यपाल है इसके पास शक्तियां कौन कौन सी होंगी उसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 154 में। अब शक्तियां दे दी, राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। तो अनुच्छेद 55 में क्या कर दिया कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कर देंगे यहां पर उनके पद पर। फिर उसके बाद क्या होगा 156 में क्या होगा, तो 156 जो है ना दोस्तों, 156 में क्या होगा, नियुक्ति कर दी। तो भैया अब अमर होने के लिए थोड़ी ना नियुक्ति कर दी है कि आप जीवन भर इस पद पे बने रहेंगे। तो इसमें जो है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, वो अगर सिंपल हम लोग बात करें तो क्या होता है, लगभग राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है ना दोस्तों वो 5 वर्षों का होता है। और उसमें एक और चीज कंडीशन जुड़ी होती है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता। मतलब 5 साल जरूरी नहीं है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी ये राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हर 5 साल में हमारे यहाँ राष्ट्रपति बदल जाते हैं तो राज्यपाल का भी कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो ये चारों के चारों अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो आंसर होगा कार्क के टुकड़ों की। रॉबर्ट हुक लैब में कार्क के टुकड़ों पर कुछ निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते दौरान उन्होंने क्या की, कोशिका की खोज की। अब यहां पर पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की, तो हमने देख ली रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की। अगर यह पूछ लिया जाए कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की, तब आपका आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने की थी, स्लाइडेन एवं स्वान ने की थी। स्लाइडेन एवं स्वान ने की थी। यह भी आपको याद रखना है। ये 3 प्रश्न हैं जो 3 टाइप से आप लोगों से पूछे जाते हैं और एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो स्लाइडेन और स्वान ने। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बोला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। एम.एन. राय का जो फुल फॉर्म है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जो रेलवे एग्जाम हुई थी उसमें एम.एन. राय का नाम का फुल फॉर्म पूछा गया था, मानवेंद्र नाथ राय।
इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मैथ्स से रीजनिंग, जीके, हिंदी और सब आप लोगों का बाकी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जितने भी वीडियो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी का फुल सॉल्यूशन आपको यहां पर कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिया और बोला है कि इनमें से कौन सी सेवा है जो बैंक हमें प्रदान नहीं करती है या अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को प्रदान नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है यूआरएल। यूआरएल क्या है दोस्तों? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होता है सर जी? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये किसी भी वेब पेज का वेब एड्रेस होता है। मतलब किसी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। किसी चैनल का, जैसे यूट्यूब चैनल का यूआरएल होता है, किसी वेबसाइट का यूआरएल होता है, तो मतलब वह क्या होता है? उसका वेब एड्रेस होता है। इसके अतिरिक्त आरटीजीएस, इसके तहत क्या किया जा सकता है? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद एनईएफटी, इसके द्वारा पैसे जो है ना, बेचेस से एक अकाउंट में, बेचेस के रूप में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। और ये जो ईसीएस है, ये मनी ट्रांसफर का डिजिटल रूप है। तो इन तीनों की सेवाओं को बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, यह एक प्रकार का वेब एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा जा रहा है, किसी जीव के आधार अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेस पेयर सीक्वेंस में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा उत्परिवर्तन। जब किसी जीन में स्थायी परिवर्तन होता है, जब किसी जीन में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यह जो परिवर्तन है ना, तो कोशिका विभाजन के समय किसी दोष के कारण या फिर वायरस के कारण हो सकता है। तो यहां पर आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, या फिर किसी जीन में स्थायी परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा उत्परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्या पूछा है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है कंगतो। कंगतो जो है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय का एक हिस्सा है, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 70-60 मीटर। कितनी है? 7060 मीटर कंगतो की ऊंचाई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी है? कंचनजंगा है। यह आप लोगों को याद रखना है, जो कि सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है। और अब पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर। वो किस देश में? नेपाल देश में है। उसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन में बोला है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या पूछा है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है सेंट्रल में, स्टेट में, कि यह क्वेश्चन ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है और यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में, सभी स्टेट्स में पूछा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी से एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं कि झारखंड में जो जमशेदजी टाटा स्टील संयंत्र है, ठीक है, जो कंपनी है ना जमशेदजी टाटा की, वो भी किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है। ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो झारखंड में किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? क्या पूछा है? चक्रवात अम्फान जो है भारत में कब आया था? तो यह भारत में अब मई 2020 में आया था। तो यह अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अम्फान नाम है ये किसने दिया था? तो यह थाईलैंड ने दिया था। किसने दिया था? थाईलैंड देश ने दिया था। तो हमारे
प्रीवियस 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में, 1 साल में या 6 महीने में जितने भी चक्रवात आते हैं ना दोस्तों, उन लोगों का आपको क्या याद रखना है कि उन लोगों के नाम किस देश ने दिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ये डेट वगैरह तो कभी कभार रेयर कंडीशन में पूछ लेते हैं पेपर को टफ करने के लिए, नहीं तो उनका नाम जो है, नामकरण किस देश ने किया वो पूछा जाता है। और हमारे देश भारत ने किस तूफान का नाम किया है ये जरूर पूछा जाता है। या फिर आसपास के हमारे देश होते हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन्होंने अगर किसी का नाम दिया है ना तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जलवायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में आवारा जानवरों के द्वारा जो है काटना यह खाद्य और जल प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। देखिए अब आवारा जानवर ने किसी को काट लिया तो वो खाद्य प्रदूषण कैसे हुआ या जल प्रदूषण कैसे हुआ। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण किया जाएगा तो खाद्य सड़ जाएगा, मतलब उसका प्रदूषण होगा। कारखानों से निकला रासायनिक जो जल है अगर उसे नदी में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, खाद्य और जल दोनों का प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण, कौन सी विधि आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीबा कशेरुक परिपक्वता विधि। ये जो विधि है ग्रीबा कशेरुक परिपक्वता विधि, इसमें मानव की खोपड़ी और स्पाइनल कार्ड का अध्ययन किया जाता है। स्पाइनल कार्ड हमारे पीछे जो होता है मेरुरज्जु जिसे हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो तीनों विधियां हैं इसके द्वारा क्या किया जाता है, मानव की आयु विधि का सत्यापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने हेतु हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने हेतु हिंदू संपत्ति अधिनियम मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है इसे वर्ष 2005 में संशोधित किया गया और माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि पिता की जो संपत्ति होगी उसमें अब पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो इसे कब अपडेट किया गया, वर्ष 2005 में अपडेट किया गया था और उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ये, है ना, जिसे अपडेट किया गया। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा एसएससी जीडी का जो आप लोगों को हमने 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके का सॉल्यूशन कराया। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके तो हम आपको सॉल्व करा ही रहे, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए सारे के सारे मॉडल सेट्स भी ला रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए मतलब आप लोगों की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में रखकर आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।